बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ख़ुसूसी हिन वर्ल्ड कप जे हवाले सां जेको ऑस्ट्रेलिया 6 भेरो वनडे जो वर्ल्ड कप खटण में कामयाबु थी आहे। ऑस्ट्रेलिया भारत खे फाइनल में शिकस्त ॾिनी जिते ऑस्ट्रेलिया टॉस खटे पहिरां फील्डिंग करण जो फ़ैसिलो कयो ऐं पहिरां भारत जी टीम बैटिंग कंदे 240 रन्स हुई ठाहे सघी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया शुरू में त हुननि जूं 3 विकेटूं जल्दी किरी पियूं जॾहिं 47 रन्सुनि ते 3 खिलाड़ी हुननि जा आउट थिया। स्टीवन स्मिथ जे आउट थियण खां पोइ मार्नस लबुशेन बैटिंग ते आयो ऐं हुन ट्रेविस हेड जो भरपूर साथ ॾिनो। अहिड़े तरीक़े सां ऑस्ट्रेलिया 40-41 ओवरनि में ही रन्सूं ठाहिण में कामयाबु थियो ऐं 6 भेरो टाइटल खटण में पेट कमिंस जी कप्तानी में टाइटल खटण में कामयाबु थिया। सो ओवरऑल ही वर्ल्ड कप में कहिड़ी टीम जी कहिड़ी परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान जी छा परफॉर्मेंस रही, उनखां अलावा जेके ॿियूं टीमूं आहिनि उन्हनि जी पाण परफॉर्मेंस ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ते ॻाल्हि ॿोल कंदा असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जावेद इकबाल साहब, जिन्हें असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है मुनीरुल हक साहब। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुरुआत करेंगे मुनीरुल हक साहब से। सर, क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, कैसे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की इस परफॉर्मेंस को? बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद आपका। देखिए, परफॉर्मेंस तो ऑस्ट्रेलिया तो है, वो तो चैंपियन टीम है और इसको तो वर्ल्ड चैंपियन बनने की एक आदत सी है। 8वीं मरतबा फाइनल में पहुंची, 6ठी मरतबा उसने ये टाइटल अपने नाम किया। अच्छी कामयाबी है, बड़ी बहुत ही कामयाबी, और बहुत ज़्यादा इसमें ऑस्ट्रेलिया की अपनी टीम की कारकर्दगी जहाँ वहाँ उनका थिंक टैंक ने भी काफ़ी इसमें काम किया है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा से मशहूर है। कल उसने पार्टी स्पॉइल कर दी इंडिया की, जहां हर तरह की तैयारी थी कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, चीज़ें सारी सेट थी, तमाम आतिशबाजी होनी थी, ज़बरदस्त किस्म की दौड़ धमक का खूब रात भर जश्न होता, लेकिन वो सारा ऑस्ट्रेलिया ने ज़ाया कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने असल में काफ़ी चीज़ें, जितने मैचेस खेले तो काफ़ी गलतियों को उसने निशानदही कर ली थी। इसलिए कि कौन सा खिलाड़ी बाउंसर से घबराता है, कौन सा खिलाड़ी शॉर्ट पिच से घबराता है, कौन सा खिलाड़ी लेग पर कमजोर है, किस खिलाड़ी की क्या कमजोरियां हैं, उसको भांप लिया था उसने। इसी वजह से आप देखेंगे पहले 10 ओवर तक तो इंडिया की टीम अपना बहुत अच्छा खेल उसने बनाया, 80 रन बना लिए, बहुत सही जा रहे थे। लेकिन उसके बाद 40 ओवर्स में जो उनको बांध के रखा है ना ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने, वो 40 ओवर्स में, बाकी 40 ओवर में सिर्फ 4 चौके लगे, यानी एवरेज एक चौका 10 ओवर में लगा। तो वहां से अंदाजा हो रहा था कि मुश्किल होगी अब भारत में उतना कम स्कोर को डिफेंड करने में, और वही हुआ। और ट्रेविस हेड ने अपनी जिंदगी की एक यादगार इनिंग्स खेली, कुछ ऐसी इनिंग जैसे 20 साल पहले रिकी पॉन्टिंग ने 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में अगेंस्ट इंडिया खेली थी। उन्होंने 140 रन बनाए थे, इन्होंने 137 रन बनाए। 20 साल बाद भी वही नतीजा निकला वर्ल्ड कप फाइनल का जो 20 साल पहले निकला था, यानी ऑस्ट्रेलिया की फतह पर वर्ल्ड कप खत्म हुआ। बिल्कुल सर, हमने देखा था ट्रेविस हेड आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल था वहां भी अच्छा खेला अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने आज भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक ज़बरदस्त इनिंग खेली। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया ने, जो जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड कप खेली है भारत इस वर्ल्ड कप में, लग रहा था कि शायद ये मैच भी जो है, फाइनल भी जो है विन कर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई ऐसी टीम नहीं है जो इनको हरा पाएगी फाइनल में, और वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने विन किया वर्ल्ड कप 6ठी मरतबा। बहुत शुक्रिया जमशेद, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिया जिस तरीके से थ्रू आउट टूर्नामेंट में खेलता हुआ आ रहा था, लग ऐसा रहा था जैसे 9 के 9 मैच उन्होंने अपने जीत लिए। लग ऐसे ही रहा था कि अगर इंडिया को कोई फाइट दे सकता है या इंडिया को कोई हरा सकता है उसके होम ग्राउंड और क्राउड के सामने, तो एक ऑस्ट्रेलिया की एक मजबूत टीम नज़र आ रही थी। जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ मैच के बाद कमबैक किया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने, आपको पता है, पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो फिर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर करती गई। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी कि इंडिया अनबीटन ही वर्ल्ड कप जीत जाएगा। लेकिन कमाल आपको दाद देने के ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को, जिसने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया का सामना करते हुए फाइनल में और इतने बड़े क्राउड के सामने इंडिया को हराना। और देखें जमशेद, जब टॉस हुई थी तो जब पैट कमिंस ने टॉस जीतने के बाद कहा कि हम बॉल कर रहे हैं, तो तमाम तकरीबन देखने वाले हैरान हो गए थे कि यार ये क्या हो, ये तो इंडिया को बैटिंग दे रहे हैं। और आपको पता है इंडिया की बैटिंग थ्रू आउट टूर्नामेंट में वो कोई मैच नहीं आ रहे, और उन 400, 300, 350 इस स्कोर को लेकर चल रहे थे। और इतना बड़ा रिस्क जब कप्तान ले रहा है
तो वहां कई किस्म के खदशात जनरल लेने लग पड़े, भाई ये क्या कर दिया पैट कमिंस ने। लेकिन आपको मानना होगा ऑस्ट्रेलिया का जो स्टाफ है, कप्तान है, जो कोचिंग स्टाफ है, उनमें पिच रीड करने की सलाहियत हमसे ज्यादा थी। तमाम टीमों के जो कप्तान थे वो नजर आई उसमें वो सलाहियत। जिस तरीके से इतना बड़ा मैच होने जा रहा था फाइनल, और पैट कमिंस ने पिच रीड कर ली। उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग कराएंगे, पहले इंडिया को बैटिंग देंगे। और इंडिया ने देखे स्टार्ट उन्होंने 10 ओवर में बहुत अच्छे रन कर लिए थे, तकरीबन 80 प्लस रन कर लिए थे। लेकिन उसके बाद भी जो उनका प्लान था ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और उसके बॉलर्स का, उन्होंने उसके बाद जो है बिल्कुल भी, एक तो होता है ना अगर कोई दूसरी टीम होती तो घबरा जाती, जिस तरीके से रोहित शर्मा जो खुल के आपको पता चार्ज कर रहा था। और फिर ये ऑस्ट्रेलिया ही को आप इसका क्रेडिट देंगे कि उन्होंने वो प्लान किया कि वक्फे वक्फे से जो है इंडिया की विकेटें गिरती गई। कभी भी आपने इतने बड़े मैच में इंडिया के प्लेयर्स को नहीं देखा होगा, रने बॉल वो नहीं खेल रहे थे, वो उनकी बॉलें कम होती, रन ज्यादा होते थे। लेकिन आपको पता अगर कोहली ने 54 रन किए हैं तो उन्होंने भी 63 बॉलें खेली। केएल राहुल 100 प्लस बॉलें खेलने के बाद उनके 60 रन है। तो ये सारी चीजें आपको क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को देना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की वो वाहिद टीम थी जो इंडिया को टफ टाइम दे सकती थी, और उसने आपको इस वर्ल्ड कप का फाइनल जीत के बता दिया कि हम वाकई ही वर्ल्ड कप के हकदार थे। मुनीर साहब क्या कहेंगे, जैसे जावेद साहब ने भी कहा कि पिच रीड करने का जो आर्ट है वो कोई ऑस्ट्रेलियन से सीखे, तो जो पिच रीड की है पैट कमिंस ने, एक दिन पहले कुछ तस्वीर भी सामने आई, वो तस्वीर ले रहे थे पिच की, और जिस तरीके से पूरी कंट्रोवर्सीज भी पहले आ रही थी कुछ दिनों से। लेकिन क्या कहेंगे जिस तरीके से पिच रीड की है पैट कमिंस ने, या पैट कमिंस की जो कप्तानी थी, एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो 1.25 लाख क्राउड होगा हम उनको अगर उनको चुप कराना है तो इसी तरीके से हम एडवांटेज ले सकते हैं, हम उनको चुप कराएंगे, तो उन्होंने चुप करवा दिया। क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई शक, वाकई इनको करा दिया, इसमें कोई शक नहीं है, चुप तो उन्होंने इनको करा दिया और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। असल में बात यह है कि भारत की टीम के साथ जो एक प्रॉब्लम है ना, वो ये कि भारत की टीम आईसीसी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देने के बावजूद, फाइनल में पहुंचने के बावजूद चैंपियन नहीं बन पा रही है। आपको याद होगा कि इसी वजह से विराट कोहली की कप्तानी गई थी कि विराट कोहली कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जितवा पा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा रोहित शर्मा आए, लेकिन रोहित शर्मा भी नाकाम हो गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी हार गए, कल वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हार गए, वर्ल्ड T20 में भी हार गए थे। तो नजर ये आ रहा है कि भारत, असल में भारत का मसला ये है, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती जमशेद, उसके बाद से ये कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकी, हालांकि 5 मरतबा फाइनल में पहुंचे हैं। 2014 में वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंचे, श्रीलंका से हार गए। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे, पाकिस्तान से हार गए। फिर 2 मरतबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है, दोनों मरतबा भारत की टीम फाइनल में पहुंची, एक मरतबा न्यूजीलैंड से हार गई और इस मरतबा जून में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। फिर ये वर्ल्ड कप जो बिल्कुल इंडिया का वर्ल्ड कप था और हर चीज इंडिया के लिए नजर आ रही थी, उनका क्राउड 99.99% क्राउड जो है वो हमें ब्लू शर्ट में नजर आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया के तो हार्डली 100 मेरे ख्याल शायद भी नहीं होंगे वहाँ स्टेडियम में। उनका प्राइम मिनिस्टर मौजूद, उनके बॉलीवुड के बड़े बड़े फनकार मौजूद, पूरे दुनिया में अरबों लोग उस मैच को देख रहे हैं, पूरी दुनिया में इंडियंस छाए हुए, सबको ये लग रहा था कि हमारी टीम का कप है वो तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सब ये भूल चुके थे कि मैच बाकी था और मैच होना था, और मैच ऐसी टीम से होना था जो किसी भी टीम को अपसेट करने की सलाहियत रखती है। आपने बिल्कुल सही कहा, वाहिद वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जैसे जावेद साहब कह रहे थे, कि जो लग रहा था कि इंडिया को फाइट दे सकती है, और उसने वाकई इंडिया को फाइट दिया और उसने दिखा दिया कि हमें क्यों चैंपियन कहा जाता है। कोई भी टीम आज तक 2 से ज्यादा मरतबा वर्ल्ड कप नहीं जीती, ऑस्ट्रेलिया ने अगर 6 मरतबा वर्ल्ड कप जीता है तो जाहिर है उसमें सलाहियतें हैं। कल भी वो सलाहियत हमने देखी, 2 मैचेस हारने के बाद जो उन्होंने कमबैक किया तो फिर वर्ल्ड कप अपने साथ ही लेके गए, रुके नहीं। सर, हम 1 बाय 1 एक टीम के हवाले से बात करेंगे जो इस वर्ल्ड कप में शामिल थी। सबसे पहले अगर पॉइंट्स टेबल हम देखें, पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें राउंड मैचेस के बाद जो सूरत हाल थी, तो उसमें नीचे जो टीम थी सबसे, वो नीदरलैंड थी और श्रीलंका। और ये दोनों वो टीमें हैं कि जो कि अब 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसमें भी ये दोनों हिस्सा नहीं ले सकती। तो मुनीर साहब, सबसे पहले नीदरलैंड के हवाले से क्या कहेंगे? उनका वर्ल्ड कप जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, साउथ अफ्रीका को उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, अब उनको ODI वर्ल्ड कप में भी उनको हराया, तो कैसे देख रहे हैं जो इनकी जर्नी रही? 2 मैचेस उन्होंने विन किए,
कहाँ रेट करेंगे नेदरलैंड को आप? देखिए, नेदरलैंड की टीम को अगर आप रेट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें नहीं कर सकी, लेकिन नेदरलैंड की टीम ने क्वालिफाई कर लिया। तो नेदरलैंड की टीम को बिल्कुल रेट करना होगा। वो बेशक क्वालिफाई नहीं कर सकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन जिस तरह इनके कप्तान एडवर्ड्स खेले, स्कॉट एडवर्ड्स, और जिस तरह उनकी टीम को वो लेके चले हैं, बड़ी अच्छी कारकर्दगी नजर आई है। तो जो हम सोच रहे थे आयरलैंड के लिए या आयरिश सोच रहे थे, उसमें उनको मैं कहूंगा उनका कामयाब वर्ल्ड कप था। उनकी टीम को देखते हुए, उनकी टीम के ग्रेड को देखते हुए, रैंकिंग देखते हुए आयरलैंड के लिए एक बहुत अच्छा वर्ल्ड कप था, जिसमें हमें नजर आया कि टीम जेल होकर खेल रही है और उनके कप्तान खास तौर से बड़े नुमाया नजर आए थे। जावेद साहब एक कमेंट कीजिएगा नेदरलैंड के हवाले से। जमशेद, नेदरलैंड की टीम वो तासुर छोड़ के गई इस वर्ल्ड कप में। उसने अपने जितने ये फैन थे ना, एक तो फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ गई है, और फिर उनमें जो यूनिटी थी, और कूल कप्तान था एडवर्ड, वो जो अपनी टीम को लेकर चल रहा था, वो तमाम चीजें, और जिस तरीके से उसने बड़ी टीमों को अपसेट शिकस्त दी है, तो वो जो मैं ये समझ रहा हूं कि आगे आने वाले दिनों में सिर्फ उनमें थोड़ी सी अगर कमी है तो सिर्फ एक्सपीरियंस की कमी है। जिस दिन वो तजर्बा भी उनके हाथ आ गया, कोई ऐसा बंदा टीम से मुंसलिक हो गया, तो मुझे इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है ऑरलैंड का। जावेद साहब उसके बाद हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका की जो क्रिकेट है वो इस वक्त बैन भी हो चुकी है आईसीसी की जानिब से, जो मुदाखलत हुई उनमें गवर्नमेंट की, उसके हवाले से तो क्या कहेंगे? श्रीलंका ने जो वर्ल्ड कप खेला, उनके एक बॉलर थे मधुशंका, वो टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी हैं, लेकिन उसके अलावा श्रीलंका की कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई। बिल्कुल जमशेद, श्रीलंका इस दफा एवरेज सी परफॉर्मेंस थी उसकी, और जिस तरीके से आपने बताया कि आईसीसी ने उन पे बैंड भी लगाया सियासी मुदाखलत की वजह से, लेकिन आपको अर्जुना रायटुंगा का वो बयान भी याद रखना चाहिए जिसने इंडिया को और खासकर जय शाह को श्रीलंका की क्रिकेट टीम की बर्बादी का जिम्मेदार करार दिया गया। जब इस तरीके से वहां के मिनिस्टर जो हैं वो बता रहे हैं, ये रायटुंगा मिनिस्टर है वहां के, वो कह रहे थे, तो ये जब इन्वॉल्वमेंट दूसरे ममालिक की आपके बोर्ड में होगी, जिस तरीके से आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो है एशिया कप में इंडिया का साथ देकर, तो ये सारे अगर उस तनाजुर में देखें तो टीम भी उनकी ऐसी ही थी, लेकिन मधुशंका जो उनका कमाल का फास्ट बॉलर था, सिर्फ वो एक तासुर छोड़कर गया इस वर्ल्ड कप में। बकाया श्रीलंका ने कोई ऐसा कोई खास कारनामा नहीं है और जो हम इस पर ज्यादा बात करें। मुनीर साहब क्या कहेंगे? जावेद साहब तो कह रहे हैं ज्यादा बात उन पर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी एक मैच थी अगेंस्ट इंडिया, वो जिस तरीके से फाइनल एशिया कप का हुआ वही मैच हुई, हमने देखा वर्ल्ड कप में भी अगेंस्ट इंडिया वो बिल्कुल उसी तरीके से खेले। उसके अलावा आईसीसी ने उनकी टीम को बैन कर दिया। अगर तीसरी बात की जाए तो इसी टीम की मैथ्यूज थे, मैथ्यूज का वो जो टाइम आउट था उसके हवाले से भी मैं एक कमेंट चाहूँगा आपसे, और मधुशंका का जो बॉलिंग है टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी वो शामिल है, उसके हवाले से बताएगा। सो ओवरऑल क्या कहेंगे श्रीलंका टीम के हवाले से? श्रीलंका की कारकर्दगी को जमशेद एवरेज कारकर्दगी कहा जाएगा, कोई अच्छी कारकर्दगी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, मधुशंका एक नुमाया बॉलर के तौर पर नजर आए, क्योंकि जाहिर है उनके मेन बॉलर जो है वो अनफिट थे, तो उसकी वजह से इनको मौका मिला और इन्होंने बड़ी सी परफॉर्मेंस दिखा दी। अगर टाइम आउट की बात करते हैं तो वाकई क्रिकेट की हिस्ट्री में हम यही सोचते थे, क्रिकेट के जब से ये रूल बना था कि कभी ये रूल लागू भी होगा किसी पर नहीं, तो लागू तो हुआ लेकिन बड़े गलत तरीके से हुआ और गलत मौके पर हुआ। जब खुद कंजिल मैथ्यूज ने जाके शकीब अल हसन से कहा था कि ये क्या आप कर रहे हैं, तो उस पर शकीब अल हसन को स्प्रिट को देखते हुए खेल की वापस ले लेना चाहिए था अपना डिसीजन कि ठीक है जी आप कंटिन्यू करें, लेकिन वो अपनी जगह पर कायम रहे और वो बहुत बुरा इंप्रेशन रहा। लेकिन एक क्रिकेट में जो एक इस्तेलाह आउट होने की थी टाइम्ड आउट, वो भी एक चाहे अच्छे नोट पे खत्म हुआ या बुरे नोट पे पैरल, वो उसका आगाज जरूर हो गया है। ओवरऑल कारकर्दगी, बॉलिंग कारकर्दगी बहुत खराब रही, बैटिंग में भी कोई इक्का दुक्का हमें नजर आया, फिर इनके कप्तान भी बीच में इंजर्ड होके चले गए थे, उसकी वजह से भी थोड़ा सा फर्क रहा, थोड़ी बिखरी हुई टीम नजर आई और बाद में तो ऐसा लग रहा है जैसे वो वर्ल्ड कप को सिर्फ भुगतान है, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी टीम को हम बहुत ही एवरेज कारकर्दगी देखेंगे तो एक श्रीलंका की और एक बांग्लादेश की है। इन दोनों की कारकर्दगी ऐसी नहीं है जितनी टीम है। श्रीलंका तो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश भी किया हुआ है, लेकिन दोनों टीमें जो है ना बिलो द बेल्ट नजर आई हैं हमें। मुनीर साहब नेदरलैंड श्रीलंका, उसके बाद हम बात करेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस के हवाले से इंग्लैंड।
क्या हो गया इंग्लैंड को? सब कह रहे थे कि इंग्लैंड की वो टीम है जो शायद इस बार भारत के साथ फाइनल खेलेगी, लेकिन वो फाइनल तो क्या, सिर्फ वो 3 मैचेस ही जीत सके पूरे वर्ल्ड कप में। क्या कहेंगे? मुझसे पूछते जी जी हैं जी। जमशेद? जी सर। अच्छा, देखिए इंग्लैंड की टीम जब वर्ल्ड कप खेलने आ रही थी उस वक्त तो वाकई हम सब कह रहे थे कि टॉप 4 में तो इंग्लैंड होगी। जो इंप्रेशन इंग्लैंड ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद से छोड़ा है उससे तो यही लग रहा था कि ये तो हो नहीं सकता ये इंग्लैंड की टीम टॉप 4 में ना हो। लेकिन आने के बाद उनके बैट्समैन इवन बॉलिंग दोनों चीजें उनकी इस बुरी तरह से फेल हुई हैं कि उसका किसी को समझ में नहीं आता। खास तौर से उनकी बॉलर्स तो बहुत ही डिसअपॉइंट रहे। इनको जबरदस्ती 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती इस वर्ल्ड कप में लाया गया, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली, जैसे बेन स्टोक्स हैं, जैसे मोइन अली हैं, लेकिन दोनों टोटल फेलियर हमें नजर आया। बेन स्टोक्स से चले आखिर के मैचेस में उन्होंने कुछ बैटिंग कर दी थी, लेकिन वो जो एक कैरिज्मा है बेन स्टोक्स का जो हमें नजर आता है वो तो उसकी झलक भी हमें कहीं नजर नहीं आई। मोइन अली से बॉलिंग नहीं हो रही थी, आदिल रशीद भी बुझे बुझे से, हालांकि हमें लग रहा था कि स्पिनर्स का इंडिया है, यहाँ स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, तो इन दोनों में वो चीज नजर नहीं आई। ऊपर से उनकी बैटिंग में मुस्तकिल फेलियर। इनको देख लें, जॉस बटलर के पूरे टूर्नामेंट में कोई शायद 50 भी नहीं है, और दीगर जितने भी प्लेयर थे, लियाम लिविंगस्टन इतना अच्छा जाराना खेलते हैं, बिल्कुल फेलियर। तो वो जावेद साहब जी क्या कहेंगे जो जी इंग्लैंड की परफॉर्मेंस रही? वही जिस तरीके से आपने कहा कि जब इंग्लैंड वर्ल्ड कप खेलने आ रही थी तो सारी दुनिया के जितने भी आपको पता ही पंडित तो वो यही 4 टीमों को देख रहे थे कि इंग्लैंड फाइनल 4 में नजर आ रही है और हो सकता है ये कामयाबी से अपने एजाज का दिफा करे। जिस तरीके से मुनीर भाई ने बात की, मोइन अली को वापस लेकर आए, बेन स्टोक को लेकर आए, लेकिन वो शुरू के मैचेस में ही कोई ऐसा तासुर नहीं छोड़ सके कि जो नजर आया कि इंग्लैंड आगे जाएगी। पहला मैच ही आप न्यूजीलैंड से बुरी तरीके से हार गए और आगे आपको नेदरलैंड ने मार दिया, तो बिल्कुल आपकी परफॉर्मेंस वहीं खत्म हो गई थी। और बॉडी लैंग्वेज से भी इंग्लैंड के देखे, कप्तान को बटलर को देख लें, बटलर बिल्कुल कीपिंग करता, उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आता था कि वो खेलने नहीं आए हैं, पता नहीं कोई मकसद, एक जोरी जबरी आपको ग्राउंड में उतारा गया। बटलर इस तरीके से नजर आ रहा था और कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था। वो आप उसको देखें, ओपनिंग प्लेयर जो होता है वो ही डिसाइड करता है, लेकिन ना उनके ओपनर्स चल रहे थे ना बॉलर चल रहे थे। देखिए 9 मैच से 6 मैच हार जाना और इतनी बड़ी टीम के लिए ये कोई अजंबे की बात नहीं, ये बहुत सी सवालात को जन्म देती है कि इंग्लैंड की क्रिकेट, फादर ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में तो उनकी चाहिए, जो भी उनका स्टाफ है अब उनको नए सिरे से अपनी टीम को मुस्तहकम करना चाहिए, उनको एतमाद देना चाहिए, तो ही इंग्लैंड आपको कहीं नजर आएगा। सर क्विकली, टाइम बहुत कम है, मैं चाहूँगा आप बात अफगानिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? अफगानिस्तान ने 4 मैचेस विन किए, तो ओवरऑल पाकिस्तान को उन्होंने हराया, श्रीलंका को हराया, इंग्लैंड को हराया, बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने हराया। कैसे देख रहे हैं अफगानिस्तान को आप? पाकिस्तान ने भी 4 मैचेस विन किए, अफगानिस्तान ने भी 4 मैचेस विन किए, दोनों ने 4-4, तो अब वो पाकिस्तान के बराबर तो आ गए। बिल्कुल जमशेद, देखो पॉइंट टेबल पे तो देखें बराबर, और आपसे वो सॉरी माजरत के साथ पाकिस्तानी टीम से अफगानिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेली, आपको तस्लीम करना होगा। उसने बड़ी टीमों के खिलाफ खेला। लोग कहते हैं ना इंग्लैंड को हरा दिया, अपसेट कर दिया, ये अपसेट नहीं था, ये अफगानिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस थी। उनके वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, स्पिनर, उन्होंने जो, और फिर इस दफा आपको जो है अफगानिस्तान की टीम T20 फॉर्मेट से हटकर नजर आई। देखिए गुरबाज जो था, एक प्लान नजर आया उनकी टीम में, एक प्लान नजर आया आपको। गुरबाज जो था वो T20 का प्लेयर था। T20 ये हमेशा जो है ना जीत जाते थे, कहीं सीरीज हुई कहीं मैचेस जीत जाते, लेकिन आपको पता जितने भी अहम मैचेस जो उन्होंने जीते हैं, गुरबाज जल्द आउट हो गया था। हशमतुल्लाह ने या इकराम ने, शाहिदी ने, इन्होंने आके जो इनिंग्स से खेली हैं, विकेट पे स्टे किया, स्कोर किए, 50-50 किए। आपको पता वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की तरफ से नजीबुल जरदार ने पहली सेंचुरी भी जड़ दी। तो ये सारी चीजें जो है आगे के लिए आपको ये जो है इशारा दे रही हैं कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की टीमें, ये जैसे बड़ी टीमें, उनके खिलाफ हमेशा टफ टाइम देगी और आपको बराबरी की बुनियाद पर अफगानिस्तान से भी खेलना पड़ेगा। मुनीर साहब क्या कहेंगे अफगानिस्तान के हवाले से? कोई एक कमेंट कीजिएगा। जी, मुझसे कुछ पूछ जी रहे जी हैं, मुनीर साहब। जमशेद? जी मुनीर साहब, मैं कह रहा हूँ कि क्विकली एक कमेंट कीजिएगा अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस के नहीं, हवाले से। अफगानिस्तान के बारे में तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद साहब कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर खेला, इसलिए कि वो उन टीमों को हराया जिन्हें वर्ल्ड चैंपियन रहने का एजाज हासिल था। इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, 4 मैच जीते उन्होंने। और जो सबसे बड़ी जो चीज नजर आ रही है
अब जो उनके कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, उन्होंने आके काफी तब्दील किया है अफगानिस्तान की टीम को। खास तौर से जो इंग्लैंड के सॉरी अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं, उनकी कारकर्दगी इंतहाई डिफरेंट नजर आ रही है। गुरबाज के खेल में फर्क नजर आया, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इब्राहिम जदरान जिस तरह खेल रहे हैं, हशमतुल्लाह शाहिदी हैं, इनके पास अजमतुल्लाह, जो हमें बिल्कुल एक डिफरेंट अफगानिस्तान की टीम नजर आई है। और अब अफगानिस्तान की टीम को आप बिल्कुल किसी तौर से कमजोर टीम नहीं ले सकते। अब हर टीम को जब भी अफगानिस्तान से मुकाबला होगा शॉर्टर फॉर्मेट में, चाहे वनडे हो या T20, अब अफगानिस्तान को आपको एक मजबूत हरीफ समझ के खेलना होगा। खास तौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अफगानिस्तान को बिल्कुल लाइट ना लें, क्योंकि अफगानिस्तान नहीं रही, बल्कि एक अच्छी क्रिकेट टीम बन चुकी है। मुंडुलक साहब, न्यूजीलैंड के हवाले से क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा इस बार उभर के सामने आए हैं। डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, जिस तरीके से इन दोनों ने परफॉर्म किया है, ओवरऑल न्यूजीलैंड के इस वर्ल्ड कप की जर्नी को कैसे देख रहे हैं आप? यार मेरा तो ये ख्याल है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरी सबसे अच्छी टीम, हालांकि लोग साउथ अफ्रीका को कह रहे हैं, मुझे तीसरी अच्छी टीम अगर एज ए टीम बात करें, खाली बैटिंग के हवाले से नहीं, तो न्यूजीलैंड की टीम पिछले 2 वर्ल्ड कप के फाइनल खेली है, इस मरतबा सेमीफाइनल खेली है। तो कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। रचिन रविंद्रा का आप बता चुके हैं, 3 सेंचुरियां, 550 रन, उन्होंने तो बिल्कुल डिफरेंट कारकर्दगी पेश की, उनको तो कोई जानता भी नहीं था। और जिस तरह के वो खेल उन्होंने पेश किया है, रिमार्केबल। केन विलियमसन की कोई इंजरी हुई, कुछ हुआ है, कुछ नहीं गए, किसी मैच में ग्लेन फिलिप्स चले, किसी मैच में कॉनवे चल गए, तो वो थोड़ा सा पैची परफॉर्मेंस इनकी रही। लेकिन ओवरऑल एज ए टीम इतनी बुरी नहीं थी कि जितना वो हो। लेकिन ये जरूर था कि एज ए टीम उतनी अच्छी हमें नजर नहीं आई जितनी 2019 में नजर आई थी, या 2015 में जो अपने होम ग्राउंड पर उन्होंने मैचेस खेले थे उसमें नजर आई थी। थोड़ी सी कमी जरूर लगी, लेकिन अब भी न्यूजीलैंड की टीम को किसी तौर से हम कम नहीं कह सकते। उनकी कारकर्दगी बिल्कुल बुरी नहीं थी, अच्छी कारकर्दगी रही, लेकिन टॉप 3 में तीसरे नंबर पर मैं उनको कह सकता हूँ। मुनीर साहब तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड को कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा साउथ अफ्रीका के परफॉर्मेंस के हवाले से। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने 4 सेंचुरी स्कोर की, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। उसके हवाले से हर मैच में जब भी उन्होंने पहले बैटिंग की ऐसा लग रहा था 400 करीब रन कर रहे हैं, या उन्होंने 400 रन किए भी, लेकिन जब भी वो चेज करने की तरफ जा रहे थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। साउथ अफ्रीका की टीम को आप कैसे देख रहे हैं? वही जो आपने अपने सवाल में बता, देखिए साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ खेल रही थी इस टूर्नामेंट में पहली बैटिंग पे खेल रही। देखें आपको एक ही फॉर्मेट पहली बैटिंग तो देखिए रोज रोज तो नहीं मिलती, जिस दिन भी आपको मिली आपने 350-400 रन लगा देते थे। तो ये साउथ अफ्रीका की एवरेज परफॉर्मेंस थी। देखिए इसको उनके कीपर बैट्समैन जो डीकॉक है उसने नहीं, लेकिन सेमीफाइनल में तो उन्होंने पहले बैटिंग की, फिर भी वो रन नहीं कर पाए। देखिए वो बड़े मैच की टीम ही नहीं है ना, इसीलिए तो आप उसको रेटिंग नहीं करते। शुरू दिन से ही आपको पता है कि जिस दिन इसका बड़ा मैच होगा उसी दिन के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो नहीं खेल सकते। तो ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका का अभी तक पीछा कर रही हैं, जब से साउथ अफ्रीका दोबारा आया ना क्रिकेट में। तो ये सारी चीजें, ये बदकिस्मती कह लें साउथ अफ्रीका की, कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था, तो लग यही रहा था कि ये फाइनल खेलने वाली टीमों में शामिल हो सकती है। सेमीफाइनल तो इसके आगे कुछ नहीं। जिस तरीके से उसके डीकॉक हो गया और डॉसन हो गया, मिलर हो गया, मैकरम हो गया, ये सब परफॉर्म कर रहे थे। और उनके जॉनसन बॉलिंग जो है, बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा चल रहा था और स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा था। सारी चीजें होने के बावजूद ये जो बदकिस्मती है ना साउथ अफ्रीका के साथ, ये टूर्नामेंट में आखिरी तक इनके साथ रहती है। जिस दिन बड़ा मैच होता है या नॉकआउट, लो स्कोरिंग मैच में उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किया, वरना ऑस्ट्रेलिया को हरा भी सकते थे। भाई उनको गोल्डन चांस था। बात वही ना, अपने असाब पे काबू नहीं रख पाते ये बड़े मैच में, अहम मौकों पे कैच गिरा देते। अगर डी कोक पैट कमिंस का कैच पकड़ लेता तो उसके बाद के 14-15 रन नहीं बनने थे। लेकिन मैंने आपको कहा बात वही है, ये जब नॉकआउट सिस्टम में जाते हैं, बड़े मैच में जाते हैं, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, ये अपने आप पे काबू नहीं रख सकते। और हमेशा से इनकी यही परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, टीम ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो उनमें क्विंटन डिकॉक हैं जिनकी 4 सेंचुरीज हैं, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, डेरिल मिचेल, केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, रविंद्रा जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मधुशंका, एडम जंपा और मोहम्मद शामी। मुंडुलक साहब, ये जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट है, कैसे देख रहे हैं टीम ऑफ द टूर्नामेंट, या कोई ऐसा प्लेयर है जो इसमें हो सकता था? देखिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट तो स्टैट्स देख के बनाई जाती है ना, कि जिस खिलाड़ी की बॉलिंग अच्छी है, जिसकी बैटिंग अच्छी है, जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छी है, उन्हीं को बनाया जाता है।
तो टीम ऑफ द टूर्नामेंट तो सही है, लेकिन जाहिर है एक दो खिलाड़ियों की तो हमेशा गुंजाइश रहती है। अगर हम अपनी टीम की बात करें तो हमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी हमेशा लगता है कि इनको टीम ऑफ द टूर्नामेंट में होने चाहिए थे, लेकिन परफॉर्मेंस ही ऐसी नहीं थी पाकिस्तान की, तो वो उसकी वजह से वो शामिल नहीं हो सके। बाकी प्लेयर्स तो सब सही शामिल किया है, कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के जो नए कप्तान आए हैं दोनों, मुनीर साहब, उन दोनों को कैसे देख रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी और फिर शान मसूद। आज तो टीम भी अनाउंस हो गई है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इन दोनों कप्तानों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल पहली मर्तबा मौका होगा। शान मसूद की पहले बात कर लेते हैं। शान मसूद के लिए पहली मर्तबा मौका होगा टीम को लीड करने का। शान मसूद पाकिस्तानी टीम में परमानेंट जगह नहीं बना पाए हैं अभी तक। अगर हम उनको कोई परमानेंट प्लेयर उनको हम नहीं कह सकते। 2020 में हमने देखा था उन्होंने लगातार 3 टेस्ट सेंचुरियां बनाई थी। फिर जो आखिरी उनकी सेंचुरी थी इंग्लैंड में 156 रन उन्होंने किए थे। उसके बाद से उनका फेलियर शुरू हो गया था। उसके बाद से उन्होंने 17 इनिंग्स में सिर्फ 150 की है, वो भी अपनी सबसे आखिरी इनिंग्स में अगेंस्ट श्रीलंका में। और 16 इनिंग्स में वो कोई 50 नहीं कर सके। 4 मरतबा सिफर पर आउट हुए, 4-5 मरतबा सिंगल फिगर्स पे। 35 या 39 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा। तो वो एज ए बैट्समैन तो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन अगर उनके एज ए कप्तानी कहा जाए तो वॉलकशायर की कप्तानी की है। शुरू से कहा जाता है कि उनमें कप्तानी की सलाहियतें हैं, टेक्निकली बड़ा अच्छे प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक है, खुद भी शख्सियत जो है उनकी वो बहुत अच्छी है। वो जो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जी जो कप्तान आता है वो लॉबिंग करता है, अपना ग्रुप बाजी करता है, ये उस तरह के भी नहीं है। तो कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन मसला ये है कि अब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जो सबसे बड़ा मुश्किल टूर है हमेशा से पाकिस्तान का। उस टूर में उनकी क्या कारकर्दगी रहती है, फिर सीनियर प्लेयर्स इनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, इनको चलने देते हैं नहीं चलने देते हैं, क्या मुश्किलात आती हैं। मुनीर साहब, टाइम बहुत कम है, कोई आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे। आज जो टीम अनाउंस हुई है उसमें हम देख रहे हैं कि साइम अयूब टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है। उसके अलावा खुर्रम शहजाद को भी पहली बार हमने देखा है कि वो टेस्ट स्क्वाड में आए हैं। मीर हमजा है, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, फ़हीम अशरफ हैं, आमिर जमाल है। तो ओवरऑल ये जो टीम अनाउंस हुई है, अपना वहाब रियाज ने फर्स्ट टाइम एज ए चीफ सिलेक्टर उन्होंने टीम अनाउंस की है, कैसे देख रहे हैं? कितना रेट करेंगे इस टीम को कि ये जाके ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करे? देखिए ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने के लिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्म करना हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल रहा है, लेकिन कायदे ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस थी साइम अयूब की, या पाकिस्तान कप में जो शानदार परफॉर्मेंस थी, उस पर इनका तो तय था कि ये तो थी कि क्या पोजीशन रहती है, शायद उसको देखते हुए लाया गया है। तो टीम जो अनाउंस की गई है, लेकिन महसूस रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान के तीन जो बॉलर हैं नसीम शाह, हसनैन, ये अभी तक नहीं हो सके हैं, शायद पीएस तो इनको देखते हुए तो अभी फिलहाल तो आमिर जमाल का अच्छा इंक्लूजन है, अच्छे सलाहियत है। आपको इन्हीं में से टीम सेलेक्ट करनी थी, तो इन्हीं खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया है। बहुत शुक्रिया मुनीर हक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद साहब, आखिर में आप क्या कहेंगे? ये जो टीम अनाउंस हुई है जिसमें शान मसूद हैं, अबरार अहमद हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, आमिर जमाल को हम देख रहे हैं इस टीम का हिस्सा हैं। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की शायद हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। फिर फ़हीम अशरफ भी हैं, और साइम अयूब को भी टेस्ट में हम देख रहे हैं कि वो हैं। खुर्रम शहजाद हैं, सरफराज अहमद भी हैं, रिजवान भी हैं। क्या कहेंगे? जिस तरीके जमशेद ये पहली दफ़ा जो आपको पता चीफ सेलेक्टर आए हैं वहाब रियाज, उन्होंने टीम अनाउंस की है, तो उन्होंने ये जो परफॉर्मेंस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पाकिस्तान कप में जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे, तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो परफॉर्म कर रहे थे हमने उनको उनका हक दे दिया। अब देखें जिस तरीके से एक ग्रास रूट लेवल वाले प्लेयर इसमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो उन्होंने पिक किए हैं इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया से। अब इन प्लेयर्स पर जो है परफॉर्मेंस से बताएंगे कि आया इनकी सिलेक्शन दुरुस्त है या नहीं। देखिए हम तो यहाँ बैठ के अगर ये ग्रास रूट लेवल से इनको शामिल किया तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की है, इनको खेलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में जाके। लेकिन ये ना हो कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप में हम यहाँ बैठकर उसकी क्या नाम थे लेफ्टी की तारीफें यहाँ करते थे, उसने नहीं फखर नहीं मामूलक नहीं, वो यार साउथ शकील की हम तारीफें इतनी करते थे। थ्रू आउट वर्ल्ड कप में उनसे 2 से 3 स्टेज ऐसी आई कि वो अपनी इनिंग्स बिल्ड करके 100 भी कर सकते थे, उससे ऊपर भी कर सकते थे, वो परफॉर्म नहीं कर सके, 30-35 से आगे नहीं पढ़ सके। लेकिन यही प्लेयर जो इस दफा अनाउंस है, इनको चाहिए जिस तरीके से आप मेहनत करके इस मकाम तक आए हैं और आपका कौमी टीम में नाम आ गया
ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्मेंस दें जो आवाम को नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया में जो आज तक हम सीरीज नहीं जीत सके वो पहली बार जीते हैं और पहली शान मसूद दफा अपनी जीते कप्तानी में टीम को जिताया। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन इन से असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजे पुॼण ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।